नमस्कार। जय हिंद। साथियों, आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और चुनावों को किस प्रकार से पोलराइज और कम्युनलाइज किया जा रहा है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। और ये मैं अवश्य कहना चाहती हूँ कि एक वोटर सर्वे देखा मैंने एक चैनल पर, उसमें जो चीज़ दिखाई गई उसके बारे में अवश्य बात करना चाहती हूँ। उसमें बताया गया कि किस प्रकार से, यदि आप देखें केरला को, तो केरला में वहाँ के लोग, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे संतुष्ट हैं और केंद्र में वो किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। जी हाँ, केरल के लोगों का ये मानना है। तो हमारे यहाँ के अगर मैं उत्तर प्रदेश, अपने अपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर के लोगों से बात करूं और वो ये कहें कि ये तो अजीबोगरीब बात है, तो मुझे उन पर हंसी आएगी, उनकी सोच पे दया आएगी। क्योंकि केरला की जो लिटरेसी है ना, मतलब वहाँ पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा है। वहाँ पे लेफ्ट पार्टी का रूल है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत मजबूत है, मगर वहाँ के लोग वहाँ की लेफ्ट पार्टी के जो शासन है उससे खुश हैं। मगर केंद्र में वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? वो है राहुल गांधी। इसका मतलब है कि पढ़े लिखे लोग केरला के ये समझते हैं कि देश को धर्म के नाम पर विभाजित करना, और ये हमारा संविधान भी अधिकार नहीं देता। आपको मालूम है कि हमारे संविधान में बिल्कुल साफ है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे आपको पोलराइज करती है, कम्युनलाइज करती है, आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काती है, तो वो ये नहीं कहती कि इस धर्म के नाम पे वोट दो, लेकिन वो पोलराइज करती है। लेकिन अगर हम अपने संविधान को देखें और अपने चुनाव आयोग को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस पर जो है सख्ती से ये नहीं कहता कि क्या करना चाहिए। मांगे राम, तू हिंदू है मगर तू वोट देने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि तू ये फेक आईडी लेकर आया है जो बीजेपी ट्रोल ने तुझसे बनवाई है। पर ये बता दूं कि तू जहां से आया है ना, अनपढ़, अनपढ़ की औलाद, तू अनपढ़ों की तरह बात करेगा, गंवारों की तरह बात करेगा, अपने ऊपर लेप लगाएगा गोबर का और पिएगा गौमूत्र, क्योंकि तेरे खोपड़ी के अंदर भरा है भूसा है। मैं बात कर रही हूं पढ़े लिखे लोगों का, और उन पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूं जो केरला के हैं। अब आ जाते हैं बंगाल पर। बंगाल में भी चुनाव है। अच्छा नहीं, बंगाल के पहले असम के बारे में बात करती हूँ। आपको बता दूं कि किस प्रकार से बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके विपरीत में चीज़ें हो रही है असम में। अभी मैंने आपको केरला का बताया, अब असम की अगर बात करूं तो वहां पर अमित शाह की हिम्मत नहीं है, हिम्मत, ताकत नहीं है कि वे जाकर वहां ये कह दें कि सीएए लागू होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार है भाई असम में और वहां के लोग सीएए नहीं चाहते। तो दोहरा चरित्र देखिए कि किस प्रकार से इन्हें पूरे देश में जाके सीएए को लागू करने की बात करते हैं और वहां पे कहते हैं हम लागू नहीं करेंगे। असम में इन्हें डर है कि इनके वोट जो हैं कोई इनसे छीन ना ले, ये है इसका कारण। अब देखिए कि असम के लोगों को भी याद रखना चाहिए कि जो चाय बागान में लोग रहते हैं उनका अधिकार है कि उनको और अधिक वेतन मिले, वहां की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि वो क्या बोलते हैं ना कि सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। इसका मतलब वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो धर्म को प्रोपोगेट करके वोट लेने वाली पार्टी है, यही उसका मतलब है।
अब जहाँ तक वोट की बात है, अगर वो चाहते हैं कि वोट उन्हें धर्म के नाम पर मिले, उन्हें पाकिस्तान के नाम पे मिले, चीन का नाम नहीं लेते, क्योंकि चीन का नाम कैसे लेंगे, मुंह में दही जो जम जाती है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में चीनियों से पैसा लिया है, क्योंकि चीनियों से समझौता किया है कि तुम हमारे घर के अंदर आओ और फिर हम पीछे हटेंगे और तुम थोड़ा सा पीछे हट जाना। मतलब पहले तो आप मेरे घर के अंदर आते हैं, ठीक है, बाहर का कमरा और अंदर का कमरा, आप बाहर के कमरे के अंदर घुस जाते हैं और मैं अपने ही कमरे को बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट करवाते हैं चीनियों से और उस बाहर वाले कमरे से उन्हें कहते हैं कि बाहर वरांडे तक चले जाओ, ठीक है, वरांडे तक चीनी चले जाते हैं और मैं अपने उस कमरे को छोड़कर पीछे वाले कमरे में जाती हूँ। यह है चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो केवल नफरत से वोट ले सकती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से, अगर मैं बात करूं, हाँ आप सही कह रहे हैं मुरुगेसन जी, आप कह रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में बता दूं कि वहां पे एलडीएफ और यूडीएफ है और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आपका केरला में, और तमिलनाडु में जो एआईएडीएमके है और डीएमके। तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से शशिकला तो अब चुनाव लड़ नहीं सकेंगी, तो उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन उनके जो भतीजे हैं ये सब बीजेपी के समर्थक हैं। डीएमके अपना चुनाव लड़ेगी, एआईएडीएमके के साथ स्टालिन, कांग्रेस वगैरह वो सब उधर की तरफ है। अब ये जब चुनाव लड़ेंगे तो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वही बिहार वाला मॉडल AIMIM, समझ गए आप, ओवैसी वाला, उसको लेकर आए हैं। उसके साथ किसका समझौता हुआ है वो भी समझ लीजिए। उसका समझौता हुआ है AMMK, मुरुगेसन जी क्या नाम है उसका, AMMK, ये जो है भतीजे हैं शशिकला के, इन्होंने 3 सीटें दी हैं AIMIM ओवैसी की पार्टी को। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सारे, अब देखिए डीएमके के अंदर ये झगड़ा है, डीएमके शशिकला वाला डीएमके, शशिकला के विरुद्ध वाला डीएमके, और साथ में आ गया ये जो भी AMMK या जो भी है। अब ये अगर आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब है AIADMK स्टालिन वाला वो मजबूत है। कांग्रेस का अगर गठबंधन होगा तो AIADMK के साथ होगा। आपको बता दूं कि ये जो ये AIMIM को लाने की रणनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये अपनी बी टीम हर जगह छोड़ती है, जैसे आप है, ये MIM है, केवल वोट काटने के लिए, ताकि मार्जिन कम हो जाए और किसी तरह से या तो वो जीत जाए या उन्हें थोड़े ज़्यादा वोट मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी जो है इतने बुरे वोट के डिफरेंस से हारे ना। लेकिन तमिलनाडु में इनकी हालत ठीक नहीं है, जैसा कि मुरुगेसन जी कह भी रही हैं। और इसके अलावा आपको मैं पुडुचेरी में आपको पता है ना कि कांग्रेस की सरकार को इन्होंने गिराया, मगर किरण बेदी जी को हटा दिया, क्योंकि किरण बेदी जी वो सब नहीं कर पाई जो ये चाहते थे कि वहां पे हो जाए। इसके अलावा कौन सी जगह रह गई, मेरे ख्याल से मैंने आपको 4 जगह की बता दी, अब मैं बताती हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दीदी ममता दीदी की बात कर रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया जब वे सत्ता में आए, और मैंने बहुत करीब से देखा नंदीग्राम में किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ उस बात का। और मुझे याद है कि जब मैं वो जो एक्सप्रेस वे से, दुर्गापुर एक्सप्रेस वे था, उस रास्ते से कोलकाता से जाती थी, एक जगह है रानीगंज जो कोल बेल्ट में है, जहाँ कोयला खदान है सारे, तो मैं देखा करती थी कि किस प्रकार की उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ये इस बात का मैं सम्मान करती हूँ, उनका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ।
उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को जिस प्रकार से खड़ा किया, लेकिन आज एक विपक्षी नेता के रूप में वो हैं, मगर साथ ही आपको बता दूं कि वहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है कि पोलराइजेशन ना केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है मगर टीएमसी भी कर रही है। और मैं बंगाल की पॉलिटिक्स आपको अगर थोड़ा समझाऊं तो वहाँ पे पहले कांग्रेस पार्टी थी, फिर लेफ्ट आई, लेफ्ट ने 30 साल वहाँ राज किया। लेफ्ट में मैं ये कहूँगी कि प्रकाश कारत जी का जो कार्यकाल था वो लेफ्ट पार्टी को नुकसान पहुंचाने में बहुत हद तक जिम्मेदार रहा। उन्होंने बहुत नुकसान किया लेफ्ट पार्टी का बंगाल में। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आई, 2 टर्म हो चुके हैं। तो अब इनके विरुद्ध क्या क्या चीज चल रही है, सरकार में है, इनकम्बेंसी है। इसके पहले भी जब ये आए थे तो इसमें नेता कौन था? नेता केवल ममता बनर्जी। कुछ नेता थे, उनको मैं नेता मानती हूँ, काकोली घोष हैं, सुगतो राय हैं। उसके अलावा जो नई नेता बाद में उभर के आई, उस समय नहीं थी जबकि बात मैं कर रही हूँ, महुआ मित्रा है, बहुत बढ़िया बढ़िया नेता निकल के आए। मगर उस वक्त ममता बनर्जी के सामने जो दिक्कत थी वो ये थी कि उनके पास विजन भी था, उनके पास लोगों की बैकिंग भी थी, लोग उनके चेहरे पे वोट भी देने वाले थे, मगर उनके पास नेता नहीं थे। तो उन्होंने बहुत सारे समाज में से लोगों को लेकर उन्हें खड़ा किया, जिसमें बहुत सारे कलाकार लोग भी थे, जिसका मतलब जिसके लिए कलाकारों को बहुत खुश भी होना चाहिए और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इस बात को देखते हुए। तो वो जो कलाकार हैं उन्होंने धोखा किस प्रकार से दिया ममता बनर्जी के ऊपर को, उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन ये बता दूं कि वो अगर सांसद बने या विधायक बने तो केवल ममता बनर्जी की वजह से, ममता बनर्जी के नाम पे उन्हें वोट मिले, उनकी पॉपुलैरिटी थी, मगर साथ में उस पॉपुलैरिटी की ममता बनर्जी का चेहरा था और एक परिवर्तन। उन्होंने उस वक्त का अपना कैंपेन, मुझे याद है, उसे परिवर्तन ही कहा था। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अब मैं उस पर आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही कलाकार हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, उनकी महिला विंग की कुछ हैं अध्यक्ष या कुछ, वो एक फैशन डिज़ाइनर। उसके अलावा जो हाँ, लॉकेट चैटर्जी या बैनर्जी कुछ नाम है, वो इनकी सांसद है, चैटर्जी है शायद, और महिला नेत्री हैं उनकी, वो भी एक कलाकार हैं, सीरियल्स में काम करती थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी ऐसे बहुत सारे हैं, शताब्दी रॉय है, और आप जानते हैं कि 2019 में हमने इनके 2 कलाकार देखे, एक तो नुसरत जहां जिनका नाम पार्क स्ट्रीट रेप केस के समय पे आया था, क्योंकि उस समय जिनके ऊपर आरोप लगे थे उनके साथ इनकी दोस्ती थी नुसरत जहां की। उसके अलावा एक और कोई कलाकार है जो अब एमपी है, आप जानते हैं कि महुआ मित्रा बहुत बढ़िया सांसद हैं, और उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी कांग्रेस पार्टी से, मगर कांग्रेस पार्टी का उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड नहीं मिला जब बंगाल में, तो वो टीएमसी में गई। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ अभी आप समझेंगे। अब मैं आती हूँ बीजेपी पे। अगर आप बीजेपी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जिनको वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं, आप जानते हैं कि एक तो वो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ के लेके आएंगे। बहुत अच्छा है कि टीएमसी वाले जा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कितने गद्दार हैं ये, क्योंकि वो किसी एजेंडा के तहत, किसी कारण की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं उनके। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, अगर मिथुन चक्रवर्ती, मुझे बड़ा दुख होता है ये सोचते हुए कि कोई एक ज़माना ऐसा था जब उनकी फिल्म आई थी मृगया, नेशनल अवार्ड मिला था उसको, और मुझे बहुत ही अच्छे कलाकार लगे थे। बहुत छोटी थी उस समय, और मतलब मुझे फिल्म हॉल में जाकर वो पिक्चर देखने को नहीं दी गई थी, इतनी छोटी थी मैं। बस ये था कि नेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद बड़ी क्यूरियोसिटी थी, और फिर जब वो वीसीआर और वीसीपी आए तो मुझे याद है कि मैंने डिस्को डांसर का वीडियो मंगवा के देखा था, और उनकी बहुत सारी और फिल्में देखी थी जो उसके पहले आई। मेरे मतलब ऑब्वियस है कि मैं तब नहीं देख पाई जब वो फिल्में पर्दे पे आई थी, तो मैंने उसे देखा, मुझे बड़े अच्छे लगे, उनका डांस भी बड़ा अच्छा था, सब कुछ। उनका भी बहुत सम्मान मैं करती हूँ, लेकिन क्रिटिसिज्म है ये। अब देखिए कि कल जब वे ब्रिगेड ग्राउंड, जहाँ पे मतलब
थर्ड रेट एक परफॉर्मेंस हुई। और वो अपने आप को अपना डायलॉग बता रहे थे कि कोबरा है तो कि मैं कोबरा हूँ, वो कह रहे थे मिथुन दा। तो ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच में कोबरा ही निकले, सचमुच में उन्होंने डंक मारा ममता दीदी को, मतलब धोखेबाज। खैर कोई बात नहीं, धोखा उन्होंने दिया, उनको राज्यसभा भेजा था ममता दीदी ने। तो कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करती है, शायद इसीलिए आज की राजनीति में आप कांग्रेस पार्टी को पूछते हैं कि आप कहाँ हैं। काम करना एक अलग चीज होती है, हाँ काम बहुत करना, उतना काम शायद कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा इस तरह की घटिया चीजें करना क्या सही है? अब देखिए कि जो शुभेंदु अधिकारी है, तृणमूल कांग्रेस में विधायक बने, उनके भाई भी, उनके पिताजी भी सांसद हैं, वो सब बीजेपी में गए। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या वोट मतलब टिकट मिलेगा, वो दोबारा सांसद बनेंगे या जो भी। मगर यहाँ पे आपको कर्नाटका याद कराना चाहती हूँ। कर्नाटका में क्या हुआ, और फिर उत्तराखंड भी। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधायकों को तोड़ा, उनको वो लेके गए। उनमें से अब देखिए, एक विधायक की आपने सीडी, सेक्स सीडी के बारे में सुना होगा, जो परसों तरसों बहुत चर्चाओं में रही। और उसके बाद आप जानते हैं कि कोई कह रहा था 6 मंत्री, और फिर कोई किसी ने कहा 16 विधायक। तो जो भी नंबर हो, 6 मंत्री तो मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन ये सब कहाँ गए? ये गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि 68 या 63 चैनल ऐसे हैं जिन पर रोक लगाई जाए कि ये हमारे बारे में कोई सीडी ना लीक कर दे। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई सीडी इनकी भी हरकतों की, इनकी भी करतूतों की रखी हुई है। इन्हें पता ही होगा, नहीं तो ये क्यों जाते, है ना? और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से ले जाए गए थे भाजपा में। तो क्या ये सही था कि ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता थे तो उनको कांग्रेस पार्टी को भी निकालना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें लेकर सरकार बनाने के बजाय उन्हें सजा देनी चाहिए थी। मगर यही तो है, ये पार्टी विद अ डिफरेंस, अलग पार्टी है, दूसरों के लोगों को खींचकर अपने यहाँ लाती है, उसके बाद इनको डराती धमकाती है ताकि ये भाजपा को छोड़ के जाए ना। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा क्या होती होगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये तो नेता है, देखिए आम जनता, आपका की विचारधारा कुछ भी हो सकती है और आप बदल सकते हैं। आज आप कांग्रेस के साथ, कल आप भाजपा के साथ, परसों आपके साथ, फिर समाजवादी, और फिर कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, भाजपा के साथ दोबारा हो सकते हैं, या टीएमसी के साथ। लेकिन मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो नेता हैं। याद रखिए, ये नेता हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। ऐसे नेताओं को फॉलो करके आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग जागरूक ना हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग नफरत में जिएं और नफरत में एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, और ये वो करते रहें जो ये चाहते हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही को देखें और चुनें। आज मुझे बताइए, बंगाल के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बंगाल के लोग ये तो सोचिए कि जो टीएमसी में थे, क्या आप टीएमसी को वापस लाना चाहते हैं, या जो टीएमसी में थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो आप उनको लाकर किसको वापस ला रहे हैं? आप तो टीएमसी को वापस ला रहे हैं। आप उन विधायकों को वापस ला रहे हैं जिनको आप नहीं चाहते थे, जो टीएमसी को नहीं चाहते। तो आप उन्हीं लोगों के बीच में झूल कर रह जाएंगे। क्या आप उनके बीच में झूल कर रहना चाहते हैं? आवश्यकता है कि आप इनको पहचानें। ये आपको जो झूठ बता रहे हैं इसके आगे बढ़ें। आप इस बात को समझें कि ये लोग आपका भला नहीं चाहते, जो टीएमसी से गए हैं। और कौन गया है? अब देखिए, अब ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने फिर एक, अब क्या बंगाल में इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतने जागरूक लोग होते हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी जो इस बारी कर रही हैं, पहले नहीं, पहले उनके चेहरे पर जो कलाकार थे उनको वोट मिलते थे। अब ममता बनर्जी क्या करना चाहती हैं? बीजेपी उनके चेहरों को ले गई, मिथुन दा को भी ले गई, औरों को भी ले गई। तो यानी कि उन्हीं कलाकारों के नाम पर वो चुनाव लड़कर उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाकर मोदी जी का चेहरा दिखा के डिविजिव पॉलिटिक्स, विभाजन की राजनीति करके वोट मांग रही है। और उधर
ममता दीदी क्या कर रही हैं, अब वो चले गए तो वो नया लॉट लेके आई हैं कलाकारों का, और उन कलाकारों को वो आगे कर रही हैं। लेकिन अब की बार फर्क है, क्योंकि अब की बार एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी की घटिया विभाजन की, धर्म की राजनीति है जो पोलराइज कर रही है और कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है। तो इस राजनीति को भी नकारने की आपको ज़रूरत है और ममता दीदी को भी ये बताने की ज़रूरत है। मैं ममता दीदी को बहुत अच्छा नेता मानती हूँ, लेकिन जो वो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं उसको भी आपको पहचानना होगा। और अगर वो कम्युनल पॉलिटिक्स ना करती तो शायद मैं ये बात कहती भी नहीं। लेकिन इस समय की मांग यही है कि ये एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। और मोदी जी ब्रिगेड ग्राउंड पे गए थे, मैंने उस ब्रिगेड ग्राउंड को देखा हुआ है। ममता दीदी के पीछे बहुत भीड़ थी, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। मगर ब्रिगेड ग्राउंड पे जो भीड़ मोदी जी की रैली में दिखाई गई वो थी नहीं, वो डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड मतलब उसको ब्रिगेड के जो गौरव है उसको भी डिग्रेड कर दिया मोदी जी ने, क्योंकि उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितनी एक प्रधानमंत्री के नाम पर एक इलेक्शन कैंपेनर को जुटा लेनी चाहिए थी। मगर वहीं पर कांग्रेस लेफ्ट का जो अलायंस है वहां पर जो भीड़ दिखी थी, उस भीड़ का मुकाबला ना अभी टीएमसी कर पाई है और ना अभी, जी हाँ, प्रधानमंत्री जी की बीजेपी कर पाई है। और प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं किस प्रकार से केवल और केवल रह गए हैं, जिसे कहते हैं कैंपेनर बन के। देश के लिए काम करने के लिए वक्त नहीं मिलता ना, इतने चुनाव होते हैं। अब देखिए डर कितना है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत करते करते अब वो देख रहे हैं कि हर जगह उन्हें थ्रेट मिल रहा है अलग अलग पार्टियों से। इस वजह से वो कुछ कर ही नहीं पा रहे और इसी वजह से उन्हें विभाजन की अपनी राजनीति करनी पड़ रही है। तभी तो कह रहे हैं वो, जय श्री राम। मेरे भगवान राम को इससे खुशी नहीं होती होगी, क्योंकि राम के नाम में तो मिठास है, राम के नाम के साथ तो सिया है। आप अगर सचमुच में सनातनी हैं तो भूल गए क्या कि हम हमेशा राधा कृष्ण कहते हैं, सिया राम कहते हैं। हम भगवान राम को बड़ा सौम्य, वे वॉरियर थे मगर हम उन्हें सौम्य मानते हैं। हम मानते हैं कि उनके अंदर बहुत संवेदनशीलता थी, वे बहुत ही पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, ये नहीं होना चाहिए। हर धर्म का सम्मान करें और सही लोगों को चुने। अब की बार आपकी जिम्मेदारी है। लेफ्ट को आपने सजा दी, लेफ्ट को आपने बाहर किया और लेफ्ट भी जानती है कि उनसे गलतियां हुई थी। लेकिन अब की बार जहां जहां पे आपको अच्छे कैंडिडेट लेफ्ट और कांग्रेस में दिखे तो अपने वोटों को इधर उधर मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर दीदी के पास समझ ज़्यादा होती और अपने दुश्मन को वो दुश्मन ठीक प्रकार से समझ पाती तो इतने अहंकार में न रहती और इन चुनावों में वे गठबंधन करती। लेकिन उन्होंने अहंकार में ये नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विभाजन की राजनीति करते हुए माँ दुर्गा की ज़मीन पर, माँ काली की धरती पर विभाजन की राजनीति में फेल हो जाए। और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ, माँ काली से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना आशीर्वाद बंगाल पे रखे और इनकी बुरी नज़रों से बंगाल को बचाए, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। देखा नहीं, अपनी पत्नी छोड़ रखी है, ये करेंगे देश की सेवा। बंगाल में मैंने देखा है कि किस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित होती हैं, किस प्रकार से महिलाएं आसानी से घूम सकती हैं, रात को भी मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की झूठी पार्टी है, घटिया राजनीति तो करती है, झूठी पार्टी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैंने कोल बेल्ट में बहुत कुछ देखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आज कि एक बार कुछ इशू हुआ था, कोल माफिया के साथ भी कुछ झगड़ा था और कुछ
एक जगह थी, मतलब मेरे ससुराल पक्ष की बात बता रही हूँ, वहाँ पे मेरी एक ननद और मैं, हम अपने घर में जा रहे थे तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बदमाश बुलाए गए हैं हमें रोकने के लिए, क्योंकि ज़मीन वगैरह का मामला था और कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग होती है। और मैं बात कर रही हूँ रानीगंज आसनसोल एरिया की। तो रानीगंज में एक गांव है सियरसोल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे जो सियरसोल राजबाड़ी है उसकी बात कर रही हूँ। वहाँ पे जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो मैं आपको बता दूं उस वक्त लेफ्ट का रूल था। उस वक्त अभी के जो तृणमूल के कैंडिडेट है, मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी, मेरी बातचीत हुई थी जो आज वहाँ एमएलए हैं लेफ्ट से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। और मतलब 1 साल पहले से उनसे बातचीत हो रही थी और मैं उनसे इस बारे में बात कर रही थी कि कोल जो इलीगल कोल माइनिंग हो रही है उसको कैसे रोका जाए। तो मैं आपको बता दूं वो लड़ाई एक अलग लड़ाई थी, उसके विषय में भी किसी दिन बताऊंगी। और जो वहाँ पे 2 भाई हैं, मुझे ये याद नहीं है कि किसको टिकट दिया है ममता बनर्जी, एक मुकुल घटक है, एक मलॉय घटक है, तो उनमें से एक को टिकट दिया और एक वहाँ पे काफ़ी मतलब पावरफुल है। इन सब से बातचीत करने के बावजूद आपको बता दूं कि जब हम अपने घर पे पहुंचे, जो एक पुराने ज़माने का महल है, तो क्योंकि मैं घर की बहू हूँ तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया गया कि आप वहाँ पे रहो, हम नीचे लोगों से बात करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया था। तो मेरी ननद और मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड, वो सब नीचे थे और भी लोग थे। गांव के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे। लेकिन आप जानते हैं मैं फिर नीचे उतर के गई, पुलिस के पास गई, पुलिस को मैंने बोला। और कोई चीज़ आप जानते हैं भारत में कैसे काम करता है, उनके पास जब मैं गई और उनको मैंने बोला और फिर मैं वापस आई हूँ, 2 घंटे हो गए और पुलिस नहीं आई, जबकि उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। और फिर मैंने उन्हें 2 घंटे के बाद फ़ोन किया। मैंने कहा कि यहाँ तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि नीचे मुझे नहीं पता क्या है पर बहुत ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं और डंडे वंडे कुछ है चल रहे हैं। तो मुझे डर है कि कहीं कोई कोई गलत बात ना हो जाए, और चल ही रहे थे डंडे नीचे। तो खैर, तो आप जानते हैं पुलिस जो उस वक्त वो पुलिस उनको ओसी ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं। तो उन्होंने वायरलेस पे मेरे से बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वायरलेस को पे उन्होंने उस पुलिस वाले को कहा कि तुम एखुनो ओखाने जाएनी या गए नहीं, मतलब तुम अभी भी वहाँ गए नहीं। और आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा আমাকে पार्टी बोले छे ओखाने मतलब नहीं जाने के लिए, मुझे पार्टी ने बोला है। पार्टी कौन? सीपीएम पार्टी। वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में मैं बता रही हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि ये तो इनके घर का झगड़ा है इसलिए तुम मत जाओ, जबकि बाहर से लोग बुलाए गए थे, झारखंड बिहार से। हम मतलब मुझे तो खास करके मुझे मारने के लिए। तो खैर उसमें वो फेल इसलिए हो गए क्योंकि फिर उसके बाद जो ऑफिसर इंचार्ज थे उन्होंने एकदम से कहा कि तुम ये खुनी जावे ওখানে जा मतलब जाके আমাকে फ़ोन करे बोलो कि ওখানে क्या हो रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने उसको डांटा। और फिर मैं आपको बताऊं कि पुलिस वहाँ पे आई, चीज़ें वहाँ पे संभल गई, सब कुछ हुआ। लेकिन जो मैंने वहाँ पे देखा वो देखा कि पॉलिटिक्स कैसी है, कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स है। लेफ्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी से बहुत अलग है, कार्डर काम करते हैं और ये कार्डर जो है घर घर के अंदर होते थे। मगर 30 साल के शासन के बाद लोग परेशान भी हो गए थे, क्योंकि कार्डर जो होते हैं उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, क्योंकि घर घर में कार्डर है, कौन क्या कर रहा है कहाँ से आप रोकोगे। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही कार्डर तृणमूल में चला गया और अब यही कार्डर जो है फ्लोट कर रहा है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें किधर जाना है। तो जब ये हत्याओं की बात करते हैं ना, तो मैं इनको बता दूं कि मैंने उन गांवों में हत्याओं को मतलब अपनी आंख से तो नहीं देखा, भगवान की दया है, लेकिन हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सुना करती थी मैं। कभी कहीं पे कोई हत्या हो गई। अब मैं आपको अगर इलीगल कोल माइनिंग के बारे में बताऊं तो ज़मीन को खोद के कुआं बना के अंदर चले जाते हैं, वो टीन के टब लेकर उसमें कोयला इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, और नीचे पानी भी होता है। तो उसी में ये जो मजदूर होते हैं इनको बहुत पैसा मिलता है। अगर आपको बाहर मजदूरी 400 मिलेगी तो वहाँ पे आपको 2000 मिलेगी। तो वो जो है उसको पकड़ता है फिर अपने सिर पर
और जो ऊपर से बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में एक रस्सी बंधी होती है, वो रस्सी को खींचते हैं। लेकिन बैलों के साथ क्या होता है, बैलगाड़ियों के साथ, कि बैल को कभी कभी कंट्रोल नहीं किया जाता, तो बैल जो है वो आगे चली जाती है और वो जो है वो भारी जो है वो नीचे, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है, उन्हीं लोगों के ऊपर गिर जाती है और वो वहीं पे दफन हो जाते हैं। और इसी लड़ाई को लड़ा था मैंने वहाँ पे, जीत भी हासिल हुई, मगर वहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है और ये होता रहता है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि कैसे होता है, मगर होता रहता है। मगर जो मैंने एक विषय जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो ये है कि वहाँ जब हत्याएं होती है ना, ऐसी ऐसे कारणों की वजह से हत्या होती है, तो जो लोग लड़ते हैं वो दरअसल लड़ रहे हैं जैसे कोयले के लिए या किसी और इशू के लिए। लेकिन जो पार्टी है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, तो बोल देते हैं कि ये लेफ्ट का आदमी था, इसको इसने मार दिया। अगर सीपीएम का आदमी और सीपीआई का होगा तो वो यहां भी बोल देंगे कि वो इस पार्टी का था, इस पार्टी का। लेकिन दरअसल वहां पे जब ये हत्याएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है, जो बता देती है कि ये हमारे बीजेपी वाला, ये गलत बताती है। लोगों के आपस के झगड़ों की वजह से कई बार मैंने हत्याएं होते हुए उनके बारे में सुना है, अपने आसपास के लोगों से सुना है कि ऐसे हो गया, मगर बहुत हल्ला हुआ, अखबार में आया, इस पार्टी 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 कर रहे हैं, और फिर बाद में पता चला नहीं, पार्टी नहीं, आपसी रंजिश। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये झूठ फैलाएगी, इनके झूठ पे मत जाइएगा। आप लोग अपने वोट के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि आपको शिक्षा कौन अच्छी देगा, शिक्षा जो दे उसको अपना वोट दे, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए तो कोई भी पार्टी कभी भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगी, इसमें कोई भी पार्टी क्यों ना हो। नेहरू जी यही चाहते थे, पटेल यही चाहते थे, गांधी जी यही चाहते थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो यही चाहते थे कि लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे हों। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही पार्टी को चुने, उन पार्टियों को ना चुने जो आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, उन पार्टियों को चुने जो धर्म को समेट कर आपको, आपके बेहतर भविष्य को बनाने की कसम खाएं और इस काम को करें। इसको करने के लिए बंगाल में अगर कोई है तो वो है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, क्योंकि लेफ्ट पार्टी आप जानते हैं कि इस तरह के धर्म के आधार पर काम नहीं करती, और ना कांग्रेस पार्टी करती है, भले ही बदनाम क्यों ना किया गया हो। कांग्रेस पार्टी को जिस चीज़ के लिए बदनाम किया गया उसके बारे में भी आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का ये कर्तव्य था, है और रहेगा कि समाज का जो भी तबका पिछड़ा हो, पीछे हो, उसको डर की भावना ना हो, उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिले और समाज में बेहतर समाज बनाने के लिए सबको हम साथ लेकर चले। ये देश बहुत बड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज है इनकी वजह से नहीं मिला, इनकी वजह से इनका बस चलता तो आज आप और मैं आज़ाद ना होते। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ और बार बार कहती रहूँगी, बताती रहूँगी कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, कांग्रेस किसी सरकार में नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे, उनको बैन किया हुआ था। उस वक्त इन्हीं के संघियों के जो पूर्वज थे ना, हिंदू महासभा ने साझा सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, बिहार, सिंध में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ। और आज ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तब इन्होंने अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी थी। बंगाल की बात बता रही हूँ, वहाँ पे साझा सरकार थी मुस्लिम लीग की और नेता थे फजलुल हक, मुस्लिम लीग के जो मुख्यमंत्री थे 1942 में, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें सुनते रहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने क्या किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी बंगाल के गवर्नर को कि कांग्रेसियों द्वारा बुलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा जहर है, इनको कुचलना ज़रूरी है। और फजलुल हक, मुस्लिम लीग और उनके अलायंस पार्टनर हिंदू महासभा, अंग्रेज़ों आपके साथ है, हम आपका साथ देंगे, आप क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों को बाहर करने का आंदोलन कुचल दो। इसलिए
आज ये जो राजनीति कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ये देश को वापस 1947 में ले जाना चाहते हैं। ये झूठों की सरकार है, फरेबियों की सरकार है। इनसे बच के रहिए, संभल के रहिए, अपने संविधान पर विश्वास रखिए। प्यार और मोहब्बत और भाईचारे से देश आगे बढ़ेगा, वरना इनका विकास होगा और आपका विनाश होगा। ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई सचिव का पद मिला है और आपके बच्चे धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनसे बचिए, इनसे खबरदार रहिए, क्योंकि ये जय श्री राम कहते हैं, हम जय सिया राम कहते हैं, हम राधा कृष्ण को याद करते हैं, हम दुर्गा माँ का सम्मान करते हैं, हम काली माँ का सम्मान करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म को नीचा नहीं समझते, हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं करना चाहते और हम मेजॉरिटेरियनिज्म के विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर, एक साथ कर एक मुट्ठी बनाकर अनेकता में विविधता को साकार करते हुए देश को आगे बढ़ाए। नफरती लोगों से झूठे भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स नैरेटिव सेट करते हैं, इनको इग्नोर करिए, इनमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो 5 राज्य मैंने आपको बताए हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही है, मगर जीत इनकी नहीं होगी। जैसे हैदराबाद के निकाय चुनावों में पूरी कोशिश करी, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए, मगर क्या ये वो कर पाए जो ये करना चाहते थे? लोगों के अंदर नफरत ज़रूर भरी होगी, मगर मैं केरला की आखिर में आपको याद कराना चाहती हूँ, पढ़े लिखे लोगों का राज्य। आपके और मेरे राज्य जैसे लोग नहीं, जहाँ पे पढ़ाई कम होती है या अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाड़े का दिमाग उन लोगों का जो बीजेपी ट्रोल्स हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर भूसा गोबर है ना, और पीते हैं गौमूत्र। आप पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए ताकि देश आगे बढ़ सके। ये विनाश की ओर ले जा रहे हैं, हम इनसे देश को बचाएं ताकि विकास रथ और विकास पथ दोनों पर सफ़र करते हुए देश को आगे बढ़ा सके। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और उम्मीद करती हूँ कि सही चुनाव आप करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।